Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आपके इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी जो हमारा ये पहला टॉपिक यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर आपको कालिदास के बारे में बताना है। ठीक है, कालिदास के बारे में बताना है एज अ सेक्युलर ह्यूमनिस्ट। जो कालिदास हैं उन्हें आप लोग सेक्युलर क्यों कह सकते हैं, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। सेक्युलर का मतलब ये होता है जो सभी धर्मों को इक्वल मानते हैं, किसी एक धर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो जो कालिदास हैं, कालिदास वॉज अ फेमस राइटर इन एंशियंट इंडिया नोन फॉर हिज ब्यूटिफुल पोएम्स एंड प्लेस। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जो कालिदास हैं वो एंशियंट इंडिया के एक फेमस राइटर हैं और उन्हें उनकी पोएम्स और उनके प्लेस के लिए जाना जाता है। और उनके कुछ वेल नोन जो काम हैं उसमें शकुंतला, रघुवंशा, मेघदूत, ये सारे हैं। तो ही इज कंसिडर्ड अ सेक्युलर ह्यूमनिस्ट मीनिंग हिज वर्क्स आर नॉट जस्ट फोकस ऑन रिलीजियस आइडियाज। तो यहाँ पर हम उन्हें सेक्युलर ह्यूमनिस्ट क्यों कहते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? तो इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि उनके जो भी आइडियाज थे, जो भी उनके रिलीजियस आइडियाज थे, वो किसी भी रिचुअल पे फोकस नहीं थे और दूसरी चीज किसी भी धर्म से जुड़े हुए नहीं थे। तो कालिदास के जितने भी वर्क्स हैं, उनके वर्क्स में हम क्या देखते हैं, उनमें हमें धर्म नहीं देखने के लिए मिलता और ना ही किसी प्रकार का जो कर्मकांड यानी कि जो रिचुअल होता है वो भी हमें उनके काम में नहीं देखने के लिए मिलता। तो इंस्टेड ही एक्सप्लोर्ड ह्यूमन इमोशंस, नेचर एंड द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो कालिदास हैं वो सेकुलर ह्यूमनिस्ट इस वजह से हैं क्योंकि उनके जो वर्क हैं उनमें हमें किसी भी प्रकार का रिलीजियस आइडिया और रिचुअल्स नहीं देखने के लिए मिलते, बल्कि हमें उनके जो उनका वर्क है उसमें हमें ह्यूमन इमोशंस, नेचर और वर्ल्ड की ब्यूटी के ऊपर देखने के लिए मिलता है। तो इन हिज राइटिंग कालिदास एम्फेसाइज थीम्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू ऑल पीपल। तो यहाँ पर उनकी राइटिंग्स में उन्होंने ऐसी थीम्स रखी जो हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट हो। रिलीजन का वहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता। जैसे कि उनकी थीम होती थी लव वाली, जो जिसमें उन्होंने लव पे शकुंतला और जो किंग दुष्यंत हैं उनके लव के बारे में प्ले लिखा। नेचर, मेघदूत में उन्होंने क्लाउड्स के बारे में लिखा। जो क्लाउड्स हैं वो मैसेंजर्स होते हैं जो कि दो लवर्स को कनेक्ट करते हैं। फिर उन्होंने ह्यूमन इमोशंस के बारे में लिखा। तो कालिदास ने जो है डीप ह्यूमन फीलिंग्स को दिखाया, लाइक लॉन्गिंग, सैडनेस एंड हैप्पीनेस। ही ऑल्सो ट्रीटेड गॉड्स इन अ मोर ह्यूमन वे। और जो गॉड हैं उनको भी थोड़ा ह्यूमन वे में उन्होंने दिखाया, शोइंग दैट इवन डिवाइन फिगर्स एक्सपीरियंस लव एंड पेन। तो यहाँ पर हमें क्या पता लगा कि वो ये दिखाना चाहते थे कि जो डिवाइन फिगर्स होते हैं दे ऑल्सो फील लव एंड पेन। तो फॉर एग्जाम्पल इन रघुवंशा, किंग रघु इज पोर्ट्रेड as an ideal ruler, but he also faces struggles that show him as a human being. तो यहाँ पर भले ही वो किंग था, एक रूलर था, पर एज अ ह्यूमन बीइंग भी उसने स्ट्रगल्स को फेस किया। सो इवन दो कालिदास लिव्ड इन अ टाइम फिल्ड विद रिलीजियस बिलीव्स, हिज वर्क्स फोकस मोर ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, मेकिंग देम रिलेटेबल टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन। तो उनके जो काम हैं वो हर किसी के लिए रिलेटेबल है, चाहे उसका रिलीजन कुछ भी हो। देन आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको जो महाभारत का जो माया पैलेस था उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है। सो द माया पैलेस इन द महाभारता इज अ फेमस पैलेस बिल्ड बाय आर्किटेक्ट माया फॉर द पांडवास। तो जो पांडवास होते हैं वो अपने लिए माया पैलेस बनवाते हैं। तो इट इज कॉल्ड द पैलेस ऑफ इल्यूजन बिकॉज इट इज नॉट व्हाट इट सीम्स। तो वो इल्यूजन का पैलेस होता है, जो दिख रहा होता है वो वहां पर होता नहीं है, इस टाइप से। So the palace was built with magical powers, making it appear grand and beautiful, but it hides deeper dangers. तो यहाँ पर वो एक बहुत ही बड़ा और ब्यूटीफुल पैलेस लगता है। The palace is a place of illusion, which refers to the idea that the world often looks different from what it really is. तो यहाँ पर वो इल्यूजन से ये दिखाना चाहते हैं, इस आइडिया की यहाँ पर बात हो रही है कि जो दुनिया हमें जैसी दिखती है रियल में वैसी नहीं होती, उससे डिफरेंट होती है। तो हेयर इज वाई द माया पैलेस इज इम्पॉर्टेंट। तो पहली चीज, माया पैलेस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वो सिंबलाइज करता है इल्यूजन को। तो इन लाइफ थिंग्स में सीम परफेक्ट ऑन द सरफेस बट दे माइट नॉट बी एज दे सीम। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे जीवन में जो चीज़ें हैं वो हमें परफेक्ट लगती हैं,
लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो जो पैलेस है वो लग्जूरियस लगता है, लेकिन बाद में इसी पैलेस की वजह से पांडवास को ट्रबल का सामना करना पड़ता है और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जो कौरवा होते हैं, उनके कजन जो होते हैं कौरव्स, दे गेट जेलस ऑफ द पांडवास सक्सेस एंड प्लॉट टू डिस्ट्रॉय देम, और वो चाहते हैं कि अब इन्हें क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। दे ट्राई टू चीट द पांडवास बाय इनवाइटिंग देम टू द पैलेस एंड देन प्लानिंग टू सेट इट ऑन फायर, ट्रिकिंग देम इनटू थिंकिंग दे आर सेफ। तो यहाँ पर वो पैलेस में आग लगाने की कोशिश करते हैं। सो इट टीचेज अ लेसन अबाउट मटीरियलिज्म। अब ये जो पैलेस है, ये हमें मटीरियलिज्म के बारे में सिखाता है। मटीरियलिज्म का मतलब होता है कि जब आप लोग है ना हमेशा दुनिया की जो माया जाल होता है उसमें फंस जाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्वायर करने की कोशिश करते हो, तो ये जो पैलेस है ये हमें मटीरियलिज्म के बारे में सिखाता है। जो पैलेस है वो यहाँ पर वेल्थ और पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट दीज थिंग्स कैन लीड टू डेंजर। तो जितनी ज़्यादा वेल्थ और जितनी ज़्यादा पावर, उससे हमें क्या रहता है, डेंजर ही रहता है। So the Pandavas' time in the palace is full of luxury, but it eventually leads to their exile and many challenges. तो पांडवास का जो मतलब टाइम था वो भले ही उन्होंने लग्जरी में बिताया थोड़ा बहुत दिन, लेकिन बाद में तो उन्हें चैलेंजेस ही फेस करने पड़े। तो इन शॉर्ट जो माया पैलेस है वो एक सिंबल है इल्यूजन्स का, और कैसे जो इल्यूजन्स है वो ट्रिक करते हैं लोगों को, कैसे जो चीज़ें ब्यूटीफुल लगती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपके लिए हैप्पीनेस ही लेकर आए। देन आपको बताना है जो कुंती है, कुंती एज एन इंडिपेंडेंट एजर्टिव वुमेन इन दी महाभारता। जो कुंती है वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो कुंती है, शी वॉज द मदर ऑफ द पांडवास, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द महाभारता। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। She is a strong and independent woman even though she lived in a society that did not always respect women rights। तो यहाँ पर वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन है और एक ऐसे समाज में रहती हैं जो समाज महिलाओं के जो अधिकार हैं उनके बारे में चिंता नहीं करता। तो हेयर आर सम वेज कुंती शोज हर इंडिपेंडेंस एंड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर अब कुछ तरीके हैं जहाँ से हम बता सकते हैं कि जो कुंती हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो डिफ़िकल्ट जो उनकी चॉइसेस हैं, जैसे कि जो कुंती हैं जब वो यंग थी तो उन्हें जो सेज से एक ब्लेसिंग मिला था कि वो किसी भी गॉड को कॉल करके उनके साथ चिल्ड्रन को जन्म दे सकती हैं। तो व्हेन हर फादर पांडु कुड नॉट हैव चिल्ड्रन, कुंती यूज्ड दिस पावर। शी हैड 3 sons फ्रॉम डिफरेंट गॉड्स, युधिष्ठिर फ्रॉम द गॉड ऑफ जस्टिस, भीम फ्रॉम द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ एंड अर्जुन फ्रॉम द गॉड ऑफ द स्काई। तो इस प्रकार से अलग अलग गॉड से उन्होंने अपने बच्चों को लिया था एंड कुंती ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इन बच्चों को रेस करने की, इवन दो इतना आसान नहीं था। एंड व्हेन पांडु डाइड कुंती लीड द फैमिली एंड टुक केयर ऑफ हर सन्स। तो वहाँ पर उसने अपनी फैमिली की जो है अपने बच्चों की केयर करी, इवन दो उसके जो ब्रदर इन लॉस जो थे धृतराष्ट्र और भीष्म, ठीक है, उन्होंने ये उसकी हेल्प की और देखा कि उसके जो बच्चे हैं उनको भी फेयरली ट्रीट किया जाए। शी ऑलवेज मेड टफ डिसीजंस टू प्रोटेक्ट देम, और उसने हमेशा लाइफ में टफ डिसीजंस लिए अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसका करेज जो है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसने इतनी डिफ़िकल्टीज़ को झेला जब उसके बच्चों को एग्जाइल भेजा गया, बट स्टिल वो स्ट्रांग रही और उसने सपोर्ट किया इवन दो शी फेसेस मैनी पर्सनल हार्डशिप, कभी भी उसने गिव अप नहीं किया। तो कुंती का जो कैरेक्टर है शोज दैट वुमेन कैन ब्रिंग स्ट्रॉन्ग, वुमेन जो है स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और असर्टिव हो सकती हैं जस्ट लाइक मैन। शी इज़ एन इंस्पायरिंग रोल मॉडल ऑफ लीडरशिप, विजडम एंड करेज। देन आपको संगम लिटरेचर के बारे में बताना है। संगम लिटरेचर जो है हमारा साउथ इंडिया में फेमस है। तो संगम लिटरेचर इज द ओल्डेस्ट तमिल लिटरेचर क्रिएटेड बाय पोइट्स ड्यूरिंग संगम पीरियड इन साउथ इंडिया। कहाँ पे? साउथ इंडिया में। So the term Sangam means a gathering or assembly where poets came together to create and share their works। तो संगम का मतलब क्या होता है? संगम का मतलब क्या होता है? गैदरिंग, जब लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं, गैदर हो जाते हैं। संगम लिटरेचर इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो, दो टाइप की पोएम्स होती हैं, एक होता है अकम। तो दिस टाइप ऑफ पोइट्री फोकस ऑन लव, रिलेशनशिप एंड इनर फीलिंग्स, और ये बात करती है लवर्स के इमोशंस की, जैसे कि सेपरेशन की, डिजायर की। तो अ पोएम माइट डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ अ वुमेन वेटिंग फॉर हर लवर टू रिटर्न। तो अकम एक ऐसी पोएम हो जाएगी जहां पर कोई जो वुमेन होगी वो अपने लवर के रिटर्न के लिए वेट कर रही होगी। वहीं पूरम होता है तो जो हीरोइज्म, वॉर और किंग के बारे में जो है ना, उसके बारे में बात करता है। वॉरियर्स और किंग्स की जो फाइट होती हैं उन सब से रिलेटेड होता है। पोइट्री थीम्स क्या थी? तो संगम पोइट्री में नेचर, डेली लाइफ स्ट्रगल्स जो लोग अपनी लाइफ में झेलते हैं, बैटल्स, विभिन्न प्रकार की थीम्स हमें देखने के लिए मिलती हैं, नेचर की ब्यूटी। अब यहाँ पर फेमस वर्क है, तो सम फेमस संगम वर्क में है आपका पुराना नूरू एंड द पाथी थ्रू पाथू, विच आर कलेक्शंस ऑफ पोएम। ठीक है, ये क्या है? पोएम्स की कलेक्शंस हैं। पोइट लाइक्स अवैयार एंड कपिलार आर नोन फॉर देयर पावरफुल एंड इमोशनल पोएम्स। तो ये पोइट्स के नाम है।
एंड ये पोएम्स के नाम है। तो संगम लिटरेचर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स अस ग्लिम्स इनटू द कल्चर, वैल्यूज एंड सोसाइटी ऑफ एंशिएंट तमिल पीपल। तो संगम लिटरेचर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें जो एंशिएंट तमिल जो पीपल थे उनके बारे में एक ग्लिम्स प्रोवाइड करता है। इट्स फुल ऑफ विजडम, इमोशंस एंड स्टोरीज दैट हैव बीन पास डाउन फॉर जनरेशन। तो ये पूरा विजडम से भरा हुआ, इमोशन से भरा हुआ रहता है। देन आपको मेटाफर्स के यूज के बारे में बताना है। तमिल पॉलिटिक्स में मेटाफर्स का यूज होता है। मेटाफर्स का मतलब ये होता है जब हम किसी चीज को ना कंपेयर करते हैं दूसरी चीज से, जैसे कि अगर हम किसी लवर के हार्ट को फ्लावर से कंपेयर करते हैं, नेचर की ब्यूटी को मून से कंपेयर करते हैं, तो दीज आर द कंपैरिजन जो कि हम मेटाफर की तरह उनको यूज करते हैं। तो तमिल लिटरेचर में हम देखते हैं दैट नेचर को एज अ मेटाफर यूज किया जाता है। जैसे कि जो क्लाउड्स होते हैं उनको एज अ लवर और एज अ मैसेंजर बोला जाता है। मून जो है इट इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी और पीस। एलिफेंट एंड लायन जो होते हैं वो ब्रेवरी और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। तो ये मेटाफर्स हो जाते हैं। अक्कम एंड पूरम मैंने आपको बताया था अभी ऊपर ही। तो जो संगम लिटरेचर है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोएम्स इन द संगम लिटरेचर। वन इज अक्कम वेयर जो है जिसका फोकस किस पे रहता है, उसका फोकस रहता है लव पे और किस पे, पर्सनल इमोशंस पे। वाइल जो पूरम है उसका फोकस किस पे रहता है स्टूडेंट्स, वॉर, हीरोइज्म और एक्सटर्नल इवेंट्स पे रहता है। तो दोनों में हम क्या देखते हैं, मेटाफर्स का भी यूज किया जाता है। जब हम अकम वाली पोएम्स देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो लव है उसको फ्लावर, रिवर, एनिमल इन सब से कंपेयर किया जाता है, जबकि पूरम में लायन और एलिफेंट जैसे जो मेटाफर्स हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर उसके बाद जो है सिंबॉलिक मेटाफर्स होते हैं, जैसे कि जो लाइफ एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब कर, जैसे कि रिवर। रिवर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन, एंगर और सैडनेस को कर सकता है। एक बर्ड जो उड़ के चला गया वो लव्ड वन से सेपरेशन को क्या कर सकता है, सिंबलाइज कर सकता है। So overall, metaphors make Tamil poems more beautiful and help the reader feel the emotions of the poet. तो जो ये तमिल में जो मेटाफर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं कि जो भी रीड कर रहा है वो पोइट की फीलिंग्स और पोइट के इमोशंस को समझ सके। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज इट रॉन्ग ऑफ युधिष्ठिरा टू स्टेक द्रौपदी इन द गेम ऑफ डाइस? तो क्या ये बात गलत थी कि जो युधिष्ठिर हैं उन्होंने द्रौपदी को गेम ऑफ डाइस पे दाव पे लगा दिया था? तो इन द महाभारता द गेम ऑफ डाइस इज अ मेजर इवेंट। हम क्या देखते हैं कि जो डाइस वाला गेम होता है एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज पांडव्स को झेलने पड़ते हैं। सो युधिष्ठिर जो होता है ही वॉज द एल्डेस्ट पांडवा, इज फोर्स टू इनटू द गेम बाय हिज कजन्स दुर्योधन। तो दुर्योधन उसको फोर्स करता है गेम में आने के लिए और वो सबसे बड़ा होता है। सो ड्यूरिंग द गेम युधिष्ठिर मेक अ रॉन्ग डिसीजन। यहाँ पर एक गलती उससे हो जाती है, वो द्रौपदी को दांव पर लगा देता है, उसकी बीवी को, एंड उसको लूज कर देता है, उसको हार जाता है। तो क्वेश्चन है दैट व्हाई इट वाज रॉन्ग, ये गलत क्यों था? तो फर्स्ट थिंग, द्रौपदी इज नॉट हिज टू गैम्बल। पहली चीज, द्रौपदी केवल उसकी नहीं थी और वो उसको गैम्बल नहीं कर सकता था। तो इन द कल्चर ऑफ द टाइम अ पर्सन लाइक द्रौपदी कुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर द्रौपदी को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं कर सकते थे, ठीक है। और समथिंग टू बी वॉन इन अ गेम, और वो कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको गेम में जीता जा सके। शी वॉज अ ह्यूमन बीइंग विद डिग्निटी एंड शुड हैव बीन पार्ट ऑफ द गेम। तो यहाँ पर जो है वो क्या थी, उसको डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार था और उसको इस गेम का पार्ट नहीं होना चाहिए था। इट्स डिसऑनर द्रौपदी, और यहाँ पे द्रौपदी को डिसऑनर किया गया। सो बाय टेकिंग द्रौपदी, युधिष्ठिर ने अलाउ करा कि जो कौरव हैं उसको ह्यूमिलेट करें, ठीक है। द कौरव ट्राई टू डिसरोब हर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, उसको डिसरोब करने का कोशिश किया उन्होंने, विच कॉज हज ग्रेट सफरिंग एंड शेम, जहाँ से उसको बहुत ज़्यादा सफरिंग्स और शेम का सामना करना पड़ा। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, युधिष्ठिर किंग था, एल्डेस्ट ब्रदर था, तो उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली। बट उसने ऐसा नहीं किया। बाय एग्रीइंग टू स्टेक द्रौपदी ही फेल्ड इन हिज ड्यूटी एज अ प्रोटेक्टर। तो जब उसने द्रौपदी को स्टेक किया तो यहाँ पर एज अ प्रोटेक्टर जो है उसकी जो ड्यूटी थी उसमें वो फेल हो गया। वाई युधिष्ठिर डिड इट? सो युधिष्ठिर ने ऐसा क्यों किया? सो युधिष्ठिर फेल्ट दैट ही हैड टू प्ले द गेम बिकॉज ही वॉज अ किंग एंड इट वॉज हार्ड टू रिफ्यूज अ चैलेंज। तो यहाँ पर उसके लिए मुश्किल था इस चैलेंज को मना करना। हाउ एवर हिज डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन प्राइड एंड रूल्स ऑफ द गेम। उसके जो निर्णय था वो उसके प्राइड से जुड़ा हुआ था, गेम के रूल से था। अब यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था क्या सही और क्या गलत है। तो यहाँ से हम देखते हैं कभी कभी जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं उनसे भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। देन आपका कंक्लूजन रहेगा, येस इट वॉज रॉन्ग फॉर युधिष्ठिरा टू स्टेक द्रौपदी इन द गेम ऑफ डाइस बिकॉज ही ट्रीटेड हर लाइक अ प्रॉपर्टी एंड अलाउड हर टू बी ह्यूमिलेटेड। और यहाँ पर उसने अलाउ किया कि वो ह्यूमिलेट हो जाए। तो एज अ लीडर एंड प्रोटेक्टर ऑफ हिज फैमिली ही शुड हैव मेड अ बेटर डिसीजन।
अगर वो अपनी फैमिली का लीडर था, प्रोटेक्टर था, उसे कोई बेटर डिसीजन लेना चाहिए था. सो दिस इवेंट वॉज वन ऑफ द की मोमेंट्स दैट कॉज मच ऑफ द पेन एंड स्ट्रगल इन द महाभारता. सो स्टूडेंट्स, ये था आपका सारा कि किस प्रकार से युधिष्ठिर की वजह से महाभारत में पूरा स्ट्रगल हुआ है. तो ये हमारी BEGC 101 जो है उसकी क्लास 1 थी. अगर आपको इसका क्लास 2 देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं. उसके बाद जो है मैं क्लास 2 भी अपलोड कर दूंगी एग्जाम से पहले. 27 को इसका एग्जाम है आई थिंक. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये है दैट इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDFs तो आप लोग हमारी वेबसाइट हिंदुस्तान नॉलेज पर विजिट कर सकते हैं. hindustannowledge.com जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको जो फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी वहाँ पर आप BEGC 101 का आर्टिकल देखेंगे. तो वहाँ पर आपको इसका फर्स्ट क्लास का PDF मिल जाएगा और आने वाली जो क्लासेस होंगी उनके PDFs भी आपको वहाँ पर ही मिलेंगे. अगर आपको जल्दी से PDFs के लिंक चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, वहाँ पे मैं लिंक्स वीडियोस के और जो होते हैं लाइव क्लास से रिलेटेड लिंक होते हैं और PDF के जो लिंक होते हैं वो सारे अपडेट करती रहती हूँ. तो वहाँ से आप लोग भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं. तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.